Good afternoon, all of you students. So let's start today's class. And today's our topic is chapter number 4, business service, and topic is nature and types of financial service. Yesterday we covered need and importance of service sector. Okay, so now today our topic is nature and types of service and financial service. So let's start. All of you can hear me? Are you available? Hello, all are you audible? सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. Okay, so let's start. Nature and the types of business service. Okay, here is the thing. This one. So, financial institution play an important role and auxiliaries trade to auxiliaries to trade. ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हमारे लाइफ में हमारे जो भी ट्रेडिंग हम करते हैं, मतलब परचेसिंग सेलिंग जो भी करते हैं, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो प्ले करती है. दिस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड सर्विस इन द बिजनेस वर्ल्ड सच एज डिपॉजिट इंश्योरेंस, लीज, financing, hire purchase and installment credit, brokerage, stock holding, underwriting, discounting, rediscounting, lease, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट रेटिंग एक्सेट्रा. ये सारी चीजें हमको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड होती है. सो कितने सारी चीजें हैं, है ना? जस्ट थिंक अबाउट इट. देखो कितने सारी चीजें अपन डिपॉजिट कर सकते हैं, इंश्योरेंस करवा सकते हैं, देन आफ्टर जो है लीज फाइनेंसिंग करा सकते हैं, हायर परचेस. हायर परचेस का मतलब क्या होता है? इंस्टॉलमेंट में परचेस करना, तो हायर करना कोई भी चीज का, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में या क्रेडिट में उसको पे करना. देन आफ्टर ब्रोकरेज. ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है कि बीच का दलाल का जो काम रहता है ना, उस टाइप का, तो ब्रोकरेजिंग का भी काम कर सकते हैं. देन स्टॉक होल्डिंग भी हमको बैंक से ही प्रोवाइड होती है, फाइनेंशियल बैंक होती है ना, उसमें से. देन आफ्टर अंडरराइटिंग, डिस्काउंटिंग एंड री डिस्काउंटिंग, देन लीज, देन क्रेडिट कार्ड अपन को फैसिलिटी मिलती है, डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है, क्रेडिट रेटिंग मिलती है. ओके, तो दिस आर द थिंग्स आर द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज. सो टू रेंडर द सर्विसेज यूज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट आर रिक्वायर्ड. उसके लिए जो है एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट की रिक्वायर्ड होनी बहुत जरूरी है. तो कौन कौन सी ऐसे वेरियस टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमको फाइनेंशियल मार्केट से रिक्वायर होती है? तो सबसे पहले है डिपॉजिट ऑफ इंश्योरेंस. तो डिपॉजिट ऑफ इंश्योरेंस का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे बता रहा है, मतलब बता रहा है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसको अपन DICGC बोलते हैं. ओके, तो इसमें क्या है कि जो भी आप जनरल पब्लिक या बिजनेसमैन उस बैंक में जाके कुछ भी चीज इंश्योर कर सकते हो. तो इंश्योरेंस प्रीमियम आर पेड बाय द बैंक. जो कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो कौन देता है? बैंक देता है. हम इंश्योरेंस भरते हैं और इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो कौन दे देता है? बैंक देता है. दिस मैकेनिज्म्स प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, मतलब ये एक तरीके से जो है इंटरेस्ट रेट हमको मिलता है जो भी हम डिपॉजिट करते हैं, या फिर हम कोई भी अगर मान के चलो डिपॉजिटर्स अगेंस्ट लॉसेस ड्यू टू द फेलियर ऑफ बैंक. ठीक है, ठीक है, अगर मान के चलो कोई भी जैसे पर कोई चीज डिपॉजिट करते हैं ना बैंक में जाके, तो बैंक वाला क्या करता है? उसको अपने पास डिपॉजिट रख लेता है किसी भी बिल को, और अगर वो वहां जाके फेल हो जाता है, अगर वहां तक पहुंचाने में फेल हो जाए, तो बैंक जो है वहां पर अपन को एज ए प्रीमियम के तौर पे या एज ए कंपनसेशन के तौर पे या फिर डिस्काउंटिंग के तौर पे अपन को वो मुआवजे देता है, कंपनसेशन के रुपीस देता है. ओके, तो डिपॉजिट ऑफ इंश्योरेंस, तो हम वहां पे अपना इंश्योरेंस डिपॉजिट कर सकते हैं. सेकेंड है आपका बिल डिस्काउंटिंग. बिल डिस्काउंटिंग का क्या है? डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल is used for financing a commercial transaction by raising a bill of exchange. सपोज मिस्टर ए, यहाँ पे देखो बिल डिस्काउंटिंग किस तरीके से, एक एग्जांपल यहाँ बता रहे कि बिल डिस्काउंटिंग किस तरीके से करते हैं. सपोज मिस्टर ए बाय गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम मिस्टर बी. ए जो है खरीदता है, गुड खरीदता है क्रेडिट में, मतलब उधार पे खरीदता है, किससे? मिस्टर बी से 3 महीने के लिए. 3 महीने का क्रेडिट बोलते हैं, मैं 3 महीने के बाद आपको पैसे दे दूंगा जो भी मैं आपसे खरीद रहा हूँ. इन दिस केस द मिस्टर बी विल ड्रॉ अ बिल. तो उस केस में जो है बी जो है एक बिल ड्रॉ करेगा, मतलब बिल के ऊपर लिखेगा कि मैंने जो है ए को जो है वो गुड्स उसको बेचा है,
ठीक है, ऐसा पूरा मतलब एक बिल रहता है, ठीक है। उसके ऊपर उसका बी ए का नाम मेंशन करेगा, उसका एड्रेस मेंशन करेगा, कॉन्टैक्ट नेम मेंशन करेगा। ओके, देन कितने अमाउंट का जो बिल है और कितने मंथ्स के लिए है वो भी चीज लिखेगा। सो दिस बिल विल बी एक्सेप्टेड ऑफ मिस्टर ए, और वो बिल जो है कौन एक्सेप्ट करता है, ए एक्सेप्ट कर लेता है, एंड रिटर्न टू दी मिस्टर बी, और बी को जो है वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। इफ मिस्टर बी वांट सम क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम द बैंक, अगर मान के चलो उसको बी को जो है तुरंत उसको पैसा चाहिए, ठीक है। अभी बिल किसके नाम पे बनाया है, ए के नाम पे बनाया है, लेकिन बी को अभी तुरंत पैसा चाहिए। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बिल डिस्काउंटिंग आपको आगे जाके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। देखो क्या होता है ना, जब मेरे नाम पे मतलब मैं मान के चलो कोई ए है और कोई बी है, बी जो है वो सेल कर रहा है ए को, पर ए जो है पैसा नहीं दे पा रहा उसका, तो वो क्या करेगा, बिल ड्रॉ करता है, बी ड्रॉ करता है, उस पर पूरा साइन सिग्नेचर कौन करता है, ए करता है। लेकिन बी को तुरंत पैसा चाहिए, मतलब अभी के अभी पैसा चाहिए, तो क्या करेगा, बिल ले जाके बैंक को जाके देगा कि देखो भैया 3 महीने बाद जो है इस बिल का जो है पेमेंट मेरे को मिलने वाला, तो वो पेमेंट मेरे को अभी चाहिए। तो वो क्या करता है ना, कुछ पैसे काट के मतलब डिस्काउंट करके जो है वो उतने बाकी जो पैसे, मान के चलो 5,000 का बिल है, तो 4,900 रुपए, 4,900 रुपए वो किसको पकड़ा देगा, एक बी को पकड़ा देगा, बैंक पकड़ाएगा, कौन देगा, बैंक देगा ए को। 100 रुपए यहाँ काट लिया, फिर 3 महीने बाद जाके जब अगर वो उसको उसको पैसा देता, मतलब वो बिल देता है ए को कि मेरे को बी ने डिस्काउंटिंग किया था मेरे बैंक में आके, और बैंक वाला फिर जाएगा ए के पास कि आपका देखिए बिल मैच्योर हो गया है, तो आप इसका बिल पे कर दीजिए, तो फिर 5,000 पूरा का पूरा जो है ए जो है बैंक को दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देखोगे, क्योंकि बी को तुरंत चाहिए था पैसा, तो उस टाइम पे वो 100 रुपए के लॉस में उसको, चलो ठीक है, 100 रुपए माइनस करने के बाद 4,900 रुपए अगर मेरे को मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 100 रुपए प्रॉफिट किसको हो गया, बैंक को। ठीक है, समझ में आया मैं क्या समझा रही हूँ। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। मैं क्या समझाई हूँ बिल डिस्काउंटिंग का, किसी को समझ में आया। एनीवेज, नाउ थर्ड इज लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग क्या होता है, इन रिसेंट ईयर लिविंग हैज emerged एज एन अल्टरनेटिव मोड फॉर द प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर परचेस एंड फिक्स एसेट। मान के चलो कोई भी फिक्स एसेट अगर हम परचेस नहीं कर सकते, लेकिन हम उसका जो है कुछ हद तक उसका लीज पेमेंट करके है, कुछ सालों तक अपन पास वो लैंड को, ये लैंड हो गया, मशीन हो गया, उसको अपन एक्वायर कर सकते हैं। तो सेवरल बैंक जो है इसका, सेवरल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम कोई भी लैंड हो गया या कोई भी मशीन हो गया, हम वहां से लीज फाइनेंस कर सके। ओके, सो दिस लीज रेंटल पेबल, और ये लीज जो रहता है वो रेंटल पेबल रहता है, जैसे कि मैंने बताया ना कि हर महीने महीने जो है हमको उसको पेमेंट करना रहता है। This rental payable is spread over the number of years, which helps easy redemption of easy lease amount by the leasee। ठीक है, लीसी जो है वो कौन होता है, जो पे करता है पैसा, ठीक है। तो उसको अपन लीज फाइनेंसिंग बोलते हैं, कि अगर अपन कोई भी चीज अपन रेंट के तौर पे अगर ले रहे हैं, कोई बड़ी चीज जैसे 10 एकड़ का जमीन हो गया उससे ज्यादा, ठीक है, या फिर बड़ी मशीन्स हो गई, या फिर आप बड़ा शिप जो है लीज में ले रहे हो, या ओशन का कुछ पार्ट आप लीज पे ले रहे हो, क्योंकि आपको वहां पे क्या करना है, क्योंकि ओशन आप खरीद नहीं सकते हो, आपको ओशन लीज में लेना पड़ेगा। हर लैंड आप खरीद नहीं सकते हो, आप उसको गवर्नमेंट से लीज में ले सकते हो, जैसे खदान वगैरह रहता है ना, आप देखोगे कोल माइनिंग रहता है, देन मुरुम खदान वगैरह होता है, वहां पे सारे लोग जो है लीज में उसको लेके काम करते हैं। दैट इज अ लीज फाइनेंसिंग। और बैंक जो हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि अगर आपको लीज में चाहिए तो यू हैव टू फाइल योर form and fill your form, and then after you have to go through the government, and government वहां से कंसर्न करेगी, अगर उनको सेटिस्फाई है आपके सारे डॉक्यूमेंट से, then after you go through the business। Okay, now fourth is hire purchase and installment credit in this system। अब हायर परचेस क्या होता है या इंस्टॉलमेंट क्रेडिट क्या होता है। हायर परचेस का मतलब होता है कि हम किसी चीज को खरीद के उसका धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। इन दिस सिस्टम फाइनेंस फॉर परचेस ऑफ द एसेट इज डन बाय द बिजनेसमैन देमसेल्फ।
itself. The essential features of the hire purchase system is that the buyer get the possession of goods immediately, but the ownership of goods is transferred to the purchase only after paying the last installment. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आप खरीदने के बाद, मतलब वो पर्टिकुलर चीज खरीदने के बाद जो है आप धीरे धीरे उसका पेमेंट पे कर रहे हो और साथ में आप उस पर काम करना एज ए ओनर की तरह आप उस पर काम करना चालू कर दो. इन अदर वर्ड्स द बायर इज ओनली अ हायर until the payment of last and final installment. The installment paid by the him and treated as here charges merely. Then, however, when the final installment is paid, all the installment and adjusted against the sale price of the goods and are the interest upon it. If there is higher makes a default in paying any installment, the seller has to right to take the possession of goods. Now, fifth point. ठीक है, अभी फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे अंडर राइटिंग. अंडर राइटिंग का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे? व्हेन एनी कंपनी इशू शेयर्स ऑफ और डिबेंचर फॉर कलेक्टिंग कैपिटल्स, इट मे नॉट बी श्योर दैट द public will subscribe for the entire issue. In order to ensure that the entire issue is sold out, the company can get its shares and debentures sold through the some underwriter. अंडरराइटिंग का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी कंपनी से अगर शेयर या डिबेंचर अगर इशू करवा रहे हैं और उसका कैपिटल जो है कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हर पब्लिक जो है श्योर नहीं होती है. मतलब होता है कि हर पब्लिक जो है सब्सक्राइब नहीं करती है. ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि आप कुछ उसका हिस्से का शेयर खरीद रहे हो लेकिन उसका पूरा पैसा पे नहीं करते हो. जब आप उसको पूरा पैसा नहीं पे करते हो तो क्या होता है, जो एंटायर इशू सोल्ड आउट होता है जिस किसी भी डिबेंचर या शेयर्स का, उसको फिर से अंडरराइटिंग कर देते हैं. मतलब इसका मतलब होता है कि अंडरराइटिंग is an agreement between the company issuing shares and financial agency known as underwriting, in which the underwriting agency, मतलब कुछ एजेंसीज होती है जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए हैं, उन लोग जो ये सारी चीजें करते हैं. मतलब ये एक डील होता है कंपनी के साथ और फाइनेंशियल एजेंसी के साथ कि अगर कुछ पार्ट ऑफ शेयर्स कंपनी का फाइनेंशियल एजेंसी रखती है ताकि उसको सेल कर सके, चाहे शेयर्स हो चाहे डिबेंचर्स हो. ओके, नाउ सिक्स पॉइंट इज डीमेट सर्विस. डीमेट सर्विस में डिपॉजिटरीज आ जाता है. Dematerialization or demat of securities has been standard in recent years to overcome the difficulties in handling of shares and debentures. Certificate in intangible form. देखो क्या होता है, डीमेट सर्विस जो होता है वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में होता है. डीमेट अकाउंट वो होता है जहां पर आप शेयर की ट्रेडिंग करते हैं, जहां पर आप सेलिंग और परचेसिंग करते हैं. ओके, वहां पर आपका जितना भी शेयर्स और डिबेंचर है उसको हैंडल करने का जो है आपका अकाउंट खुलवाया जाता है. So depositories are the agencies which hold securities of different companies on behalf of the shareholder in demat and intangible form. In this way, the securities keep the electronic and paperless form. जो डीमेट अकाउंट होता है ना, वो जैसे कि पहले के पुराने जमाने में अगर आप देखोगे ना, शेयर पहले ना ऐसे लिखा हुआ शेयर आता था. ठीक है, मतलब वहां पर पेपर वेस्ट होता था, टाइम वेस्ट होता था, सिग्नेचर वगैरह लगते थे. सॉरी फॉर दैट. कहाँ पे थी मैं? हाँ, शेयर जो है, शेयर को जो है पुराने जमाने में एक रिटर्न डॉक्यूमेंट की तरह यूज किया जाता था, बट अभी वो पेपरलेस हो गया है. मतलब पूरा इलेक्ट्रॉनिक वे में हो गया. अगर आपका अकाउंट है किसी भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जहाँ पर डीमेट अकाउंट आपने खुलवा के रखा है, तो वहां से आप शेयर की ट्रेडिंग इजिली कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज अ डीमेट सर्विस. तो डीमेट सर्विस जो है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है हमको प्रोवाइड करती है. नाउ सेवेंथ आपका रजिस्टर टू इशू. रजिस्टर टू इशू में है, these are the such firms which handle the share application, shares allot and transfer of shares, their registration. They maintain proper record of all the shareholders and their shareholdings. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आप इशू करते हो, मतलब कोई भी शेयर्स अगर आप इशू करते हो तो रजिस्टर कराना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है. देन आफ्टर आपको अलॉटमेंट होती है, उतना अलॉटमेंट होते हैं कि उतना शेयर आप खरीद सकते हो कि नहीं कर सकते हो. देन आफ्टर दे मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑल द शेयर होल्डर्स. और एक तो पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है जितने भी शेयर होल्डर्स थे उनका. ओके, तो इसको अपन रजिस्ट्रार टू इशू बोलते हैं. ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ही करवाती है हमको. नेक्स्ट 8 इज मर्चेंट बैंकर.
Merchant banker is also called a lead bankers. स्पॉन्सर न्यू कैपिटल इश्यू ऑफ कंपनीज, ऐसे स्पॉन्सर्स होते हैं जो कि पहली बार जो कंपनी जो है क्या करा रही है, नया शेयर इशू करवा रही है, अपने कंपनी का फर्स्ट टाइम जो शेयर इशू करा रही है। ओके, दिस दे असेस द कंपनीज टू प्रिपेयरिंग प्रोस्पेक्टस, उनको ये असिस्ट करती है, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो उस कंपनियों को असिस्ट कराती है कि किस तरीके से प्रोस्पेक्टस बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ लीव बनाना है, ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करना है। देन आफ्टर एप्लीकेशन फॉर्म बनाना है, कंप्लीशन विथ लीगल फॉर्मेलिटीज ऑफ न्यू शेयर, जितने भी न्यू शेयर के लिए जितने भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरा कंप्लीशन करवाती है। अरेंजमेंट ऑफ अंडरराइटर्स, सेक्शंस ऑफ ब्रोकर्स, पब्लिसिटी, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टर टू द इशूइंग एक्सेट्रा। तो इसका मतलब क्या होगा, जितने भी एक्शंस मतलब जितने भी अंडरराइटर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, पब्लिसिटी वगैरह होते हैं, ये सारा चीज काम किसका रहता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का रहता है। मतलब ऐसी कंपनी जो पहली बार शेयर अपना इशू करवा रही है मार्केट में, उसके लिए पूरा जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं वो सारा अरेंजमेंट जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंडर में आता है। मतलब अरेंजमेंट करा के जो है वो फर्स्ट टाइम उनको अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपना जो न्यू शेयर है, अपना शेयर जो है वो मार्केट में ओपन करा सकती है। देन आफ्टर है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग इज द फाइनेंशियल सर्विस अंडर विच द फैक्टर अंडरटेकिंग टू कलेक्ट द client debt, provide finance on the basis of account receivable which arise due to credit sales to the buyer. The factor collect his service charges by deducting discount or rebate amount from the bills. अब फैक्टरिंग में क्या होता है कि जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती है अंडर विच द फैक्टर अंडरटेक अ कलेक्ट द क्लाइंट, ऐसे लोगों को, ऐसे क्लाइंट को जो है कलेक्ट करती है जो कि डेब्ट मतलब जो उधार लेके रखे हुए हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को जो है अपॉर्चुनिटी देती है जो कि उधारी की जिंदगी जी रहे हैं, ताकि वो उधारी जो है उनसे लेके जो है वो उससे बाकी जो दूसरी कंपनी है या कोई उनके डेटर्स है उनको वो दे सके। ओके, तो इसमें ऐसी कंपनियां भी आ जाती है जो डिबेंचर और बॉन्ड जो है इशू करवाती है। सो नहीं सॉरी, मैं दूसरी लाइन में आ गई। फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल व्हिच द अराइज ड्यू टू द क्रेडिट सेल्स टू द बायर, ठीक है, मतलब एक क्रेडिट सेल और बायर के बीच अच्छा रिलेशन बनाने के लिए ये फैक्टरिंग यूज किया जाता है। ये भी जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अपन को प्रोवाइड करता है। नाउ 11th है क्रेडिट रेटिंग। अब क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग में, क्रेडिट रेटिंग एक एजेंसी है, जस्ट लाइक यहाँ पे देख रहे हो आप, क्रिसिल है, ICRA है, देन केयर है, which give credit rate in the company coming out with the डिवेंचर एंड बॉन्ड इशू, ठीक है, उनको क्रेडिट रेटिंग देती है। क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है कि आप आपका शेयर कितना वैल्यूएबल है उस मार्केट में, ये वहां पे शो करती है, ठीक है, मतलब मार्केट में आपका शेयर का वैल्यू कितना है। अगर आप मान के चलो शेयर का वैल्यू आपका 20 रुपए है और आप 15 रुपए में बेच रहे हो, तो वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपका जो है मार्केट में शेयर बहुत ही ज्यादा अमाउंट का है, आप बहुत लो प्राइस में बेच रहे हो, तो वो क्या करेगा, कंपनी वाला तुरंत अपना प्राइस जो है वो चेंज करेगा। तो एक क्रेडिट रेटिंग जो है वो वहां पर ये करता है, मतलब एक कंपनी वाले लोग को ये बताता है कि आपकी रेटिंग कैसी है, ठीक है। दूसरा है क्रेडिट रेटिंग इज अ कंपल्सरी फॉर अ न्यू इशू ऑफ द डिबेंचर एंड इट इज टू बी क्वेटेड इट ए प्रोस्पेक्टस एट एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर और बॉन्ड, ठीक है। ऐसे न्यू इशू और डिबेंचर वाले लोगों को प्रोस्पेक्टस जो है वो करवाती है, इशू करवाती है, एंड एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर और बॉन्ड। ओके, डिबेंचर और बॉन्ड के लिए जो एडवर्टाइजमेंट यही कराती है, मतलब इस कंपनी का शेयर्स, डिबेंचर्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, तो ये पब्लिक, जनरल पब्लिक को भी यही बताती है। क्लियर है सारे पॉइंट्स? यस मैम। तुम लोग सो गए हो क्या सबके सब? जब मैं कुछ पूछती हूँ कोई कुछ बताता नहीं, मैं कितने बार तब पूछी कि बिल डिस्काउंटिंग का आपको एग्जाम्पल पता चला क्या? कोई भी आंसर नहीं किया। वाई? अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो उससे अटेंटिव होना। एक तो आप लोग को प्रेशराइज करके बोलना पड़ता है क्लास अटेंड करो, क्लास अटेंड करो, ठीक है, और लास्ट में फिर ये होगा कि मैडम के मत्थे आ जाएगा कि मैडम तो ठीक से समझाती नहीं है, या ये नहीं बोलेंगे कि हमको समझ में नहीं आता है, या फिर हम कुछ क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, है ना।
बट आप किसके ऊपर नाम दे देते हो? मैडम लोग के ऊपर, कि मैडम तो ऐसा है वैसा है, टाइम नहीं जम रहा है। डेली क्लास होता है और डेली आप लोग के क्लास में कम से कम 97 स्टूडेंट्स है, उसमें से 3 या 4, इससे ज्यादा कोई क्लास अटेंड करता ही नहीं है। आज ही का स्ट्रेंथ देख लो, 2 लोगों को छोड़ के बाकी 3 सिर्फ स्टूडेंट है। दैट इज नॉट फेयर ना बेटा। अगर आप लोग थियरी पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो बाकी ये 12th में बहुत काम आने वाला है। ये जितने भी आज मैं टॉपिक समझाई हो ना, ये सारे टॉपिक आपका 12th में काम आने वाले। तो अभी अगर क्लियर हो जाएगा तो उस टाइम पे उतना ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एनीवे आज जो है मैंने आप लोग को बताया कि किस टाइप का नेचर्स और टाइप्स होते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज का, मतलब उसके अंदर क्या क्या फंक्शनिंग होते हैं किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज में। आप जो है घर में और एक बार रीड कर लेंगे। दिस इज पेज नंबर 146 एंड 147। ठीक है, टुमारो वी विल स्टार्ट बैंकिंग। कल अपन जो है बैंकिंग स्टार्ट करेंगे। क्लियर? कल अपन बैंकिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। Yes, मैम ma'am. 4 वाला है। क्या? मैम 4 वाला नहीं समझ रहा है। फोर्थ वाला जो है वो हायर परचेस है। हायर परचेस का मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर अपन इंस्टॉल, मतलब कोई भी बड़ी चीज, जैसे बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह जो होती है ना, हम एक बार में उसका अमाउंट पे नहीं कर पाते हैं। 50 लाख, 60 लाख, करोड़ों रुपए में कोई एक मशीन होती है। ठीक है, तो हम एक बार में उसका अमाउंट अगर पे नहीं कर पाते हैं, तो उसको खरीदने के बाद जो है हम उसका धीरे धीरे पेमेंट करना चालू करते हैं। ठीक है, तो पेमेंट देने के बाद पेमेंट पूरा फुल हो जाता है, तो फिर हमको उसकी ओनरशिप मिल जाती है। ठीक है, तब तक जो रहती है वो इंस्टीट्यूट की ही रहती है। तो हम जो फाइनेंस, वो जो पैसा जो उठाते हैं ना, वो बैंक के थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मतलब बैंक बैंक नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ही हम जो है उसको उठाते हैं। ठीक है, मतलब आप पहले उस मशीन को खरीदते हो, परचेस करते हो, लेकिन वो बहुत बड़ा अमाउंट होने के कारण आप एक साथ इकट्ठे पैसा नहीं दे पाते हो, तो थोड़ा थोड़ा करके जो है आप उसका पेमेंट पे करते हो। ठीक है, तो उसी को अपन को हायर परचेस बोलते हैं। देन आफ्टर जब पेमेंट पूरा हो जाएगा ना, तो वो मशीन फिर आपकी हो जाएगी, चाहे मशीन हो, चाहे लैंड हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें, बिल्डिंग होती है। देन आफ्टर ओशन का एक पूरा पार्ट होता है, तो इसको अपन हायर परचेस बोलते हैं। एनी अदर्स? एनी अदर? कोई और डाउट है? नो मुझे मैम। समझ में आया कि? यस मैम। ओके, सो नाउ क्लास इज ओवर। कल मैं जो है बैंक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बैंकिंग का। यस मैम। ओके।